एक डील जो गलत हो गई, और उसी एक गलती ने जन्म दिया गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी को, प्लेस्टेशन वर्सेस एक्सबॉक्स। ये सिर्फ दो कंसोल की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये कहानी है रणनीति की, ताकत की और अरबों डॉलर्स की। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? निंटेंडो के एक छोटे से ना कहने से। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे गेमिंग की दुनिया एक जंग का मैदान बन गई। हाँ बिल्कुल, सोनी के साथ निंटेंडो की पार्टनरशिप टूटी और बदले की आग में सोनी ने अपना खुद का कंसोल बनाने का फैसला कर लिया और इस तरह जन्म हुआ प्लेस्टेशन का। सोनी ने सिर्फ गेमिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा, उन्होंने तो इस पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं प्लेस्टेशन के बनने की कहानी को। ये कहानी है कि कैसे एक टूटी हुई पार्टनरशिप ने सोनी को गेमिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1988 में सोनी और निंटेंडो ने साथ मिलकर SNES के लिए एक CD-ROM एड-ऑन बनाने का काम शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1991 में प्लेस्टेशन के लॉन्च के ठीक एक दिन बाद निंटेंडो ने सबके सामने सोनी को धोखा दे दिया और फिलिप्स के साथ हाथ मिला लिया। कहते हैं कि इस धोखे से सोनी के प्रेसिडेंट नोरियो ओगा इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि अब हम अपना खुद का कंसोल बनाएंगे। और फिर 1994 में प्लेस्टेशन ने जन्म लिया। देखिए, प्लेस्टेशन की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी, इसके पीछे एक जबरदस्त फॉर्मूला था। इसने तो गेमिंग इंडस्ट्री में क्रांति ही ला दी थी। सबसे पहले तो CD-ROMs की ताकत दुनिया को दिखाई। सोचिए, कार्ट्रिज में जहां सिर्फ 15 MB की जगह होती थी, वहीं CD में 650 MB की स्टोरेज थी। मतलब गेम्स कितने बड़े और बेहतर हो सकते थे। फिर इसकी कीमत सिर्फ $299, जो कि काफी सही थी। इसने फाइनल फैंटेसी जैसे बड़े डेवलपर्स को निंटेंडो से छीन लिया। और इसका कंट्रोलर डिजाइन, वो तो आज भी आइकॉनिक माना जाता है, बहुत ही आरामदायक था। नतीजा, ये इतिहास का पहला कंसोल बना जिसने 10 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेची। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। ओरिजिनल प्लेस्टेशन की 10.25 करोड़ यूनिट्स बिकी। मतलब सोनी ने सिर्फ मार्केट में एंट्री नहीं की थी, उसने पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया था। अब सोनी की इस जबरदस्त कामयाबी ने एक नए चैलेंजर को मैदान में आने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा दावेदार जिसके पास बेहिसाब पैसा और ताकत थी, माइक्रोसॉफ्ट। और बस यहीं से शुरू हुई इन दोनों के बीच की असली दुश्मनी। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है माइक्रोसॉफ्ट का मकसद। उन्हें इस बात का डर था कि सोनी का PS2 लोगों के लिविंग रूम पर कब्जा कर लेगा, और ये उनके PC बिजनेस के लिए एक बड़ा खतरा था। जब सोनी और निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो बिल गेट्स की कंपनी ने फैसला किया कि अब वो खुद इस जंग में उतरेंगे। और एक बात साफ थी, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आया था, वो मुकाबला करने आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने $1 अरब से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया और कुछ बिल्कुल नई चीजें लेकर आया। एक्सबॉक्स पहला ऐसा कंसोल था जिसमें पहले से ही एक हार्ड ड्राइव लगी हुई थी। इसने 2002 में एक्सबॉक्स लाइव के साथ ऑनलाइन कंसोल गेमिंग में एक क्रांति ला दी। हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड के साथ एक जबरदस्त फ्रेंचाइजी खड़ी की और वॉइस चैट और डाउनलोड करने लायक कंटेंट जैसे फीचर्स दिए जो उस जमाने के लिए बिल्कुल नए थे। तो इस पहली टक्कर में दोनों एक दूसरे के सामने कैसे टिके? देखिए, दोनों की लॉन्च कीमत तो सेम थी, $299। प्लेस्टेशन 2 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि वो DVD चला सकता था और उसके पास गेम्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। वहीं एक्सबॉक्स का तुरुप का एका था उसका बेहतरीन ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस, यानी एक्सबॉक्स लाइव। PS2 पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास सबसे ज्यादा बिका, जबकि एक्सबॉक्स की पहचान हेलो से बनी। हाँ, ये जंग तो सोनी ने जीत ली थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने खेल के नियम जरूर बदल दिए थे। और ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। प्लेस्टेशन 2 की 16 करोड़ यूनिट्स के आगे एक्सबॉक्स सिर्फ 2.4 करोड़ यूनिट्स ही बेच पाया। कंसोल वॉर के पहले राउंड में सोनी की जीत बिल्कुल एक तरफा थी। अगर पहला राउंड एक तरफा था, तो अगली जनरेशन एक असली महायुद्ध थी। ये गेमिंग इतिहास की सबसे करीबी और सबसे जोरदार लड़ाइयों में से एक बन गई। ये सिर्फ मुकाबला नहीं था, ये जंग थी।
माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था। Xbox 360 को 2005 में जल्दी लॉन्च किया गया। कीमत भी कम थी, $299 से $399 के बीच, और ये डेवलपर्स के लिए भी काफी आसान था। दूसरी तरफ प्लेस्टेशन 3 2006 में देर से आया, बहुत ज्यादा महंगा था, $499 से $599, और इसका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डेवलपर्स के लिए सिरदर्द बन गया था। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट को शुरुआत में एक जबरदस्त बढ़त मिल गई। लेकिन Xbox 360 की शुरुआती सफलता पर एक बहुत बड़ा दाग लग गया, कुख्यात रेड रिंग ऑफ डेथ। इसकी फेलियर रेट 54% तक पहुंच गई थी, और इसे ठीक करने में माइक्रोसॉफ्ट को $1 अरब से ज्यादा का खर्च आया। ये एक ऐसी तबाही थी जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। इस दौर को असल में परिभाषित किया एक्सक्लूसिव गेम्स ने। प्लेस्टेशन 3 के पास अनचार्टेड, द लास्ट ऑफ अस और गॉड ऑफ वॉर 3 जैसे सिनेमैटिक मास्टरपीस थे, तो वहीं Xbox 360 के पास हेलो 3, गियर्स ऑफ वॉर और मास इफेक्ट जैसे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के बादशाह थे। इन गेम्स ने दोनों ब्रांड्स के लिए कट्टर फैन फॉलोइंग तैयार की। और आखिर में नतीजा क्या रहा? ये स्लाइड दिखाती है कि रेस कितनी ज्यादा नजदीकी थी। अपनी महंगी कीमत और मुश्किल शुरुआत के बावजूद PS3 ने आखिरकार Xbox 360 को पकड़ ही लिया और बहुत मामूली अंतर से उसे पीछे छोड़ दिया। PS3 की 8.7 करोड़ यूनिट्स बिकी, जबकि Xbox 360 की 8.4 करोड़। सोनी की तरफ से ये एक कमाल की वापसी थी। अब आते हैं अगली पीढ़ी पर, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये जेनरेशन माइक्रोसॉफ्ट की कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियों की वजह से बहुत जल्दी ही तय हो गई थी। सोनी ने सिर्फ जीता नहीं, उसने इस पूरी जेनरेशन पर राज किया। ये जो बयान है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox One को एक ऑल इन वन एंटरटेनमेंट सिस्टम की तरह पेश किया, जिसमें हमेशा ऑनलाइन रहने और यूज गेम्स पर रोक लगाने जैसी पॉलिसीज थीं। उन्होंने ये समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी कि गेमर्स असल में चाहते क्या हैं, और यहीं से ये बात साबित होती है कि जंग हमेशा सबसे ताकतवर नहीं जीतता, बल्कि सबसे चतुर जीतता है। और सोनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक बहुत ही शानदार और सिंपल मार्केटिंग वीडियो निकाला, जिसमें दिखाया गया कि PS4 पर गेम कैसे शेयर करते हैं। स्टेप 1, अपने दोस्त को गेम दे दो। स्टेप 2, बस हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट की विवादित पॉलिसीज पर एक सीधा और जबरदस्त हमला था। नतीजा इस चार्ट में बिल्कुल साफ है। प्लेस्टेशन 4 ने इस पीढ़ी पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया और 11.7 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेची, जबकि Xbox One लगभग 5.8 करोड़ पर ही सिमट गया। ये सोनी की एक तरफा जीत थी। चलिए अब आज के दौर में आते हैं। यहाँ पर दुश्मनी का फोकस सिर्फ हार्डवेयर की बिक्री से हटकर कहीं और चला गया है। अब लड़ाई सिर्फ कंसोल की नहीं रही, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की हो गई है। ये पीढ़ी कंसोल के बारे में उतनी नहीं है जितनी प्लेटफॉर्म के बारे में है। आज दोनों की स्ट्रैटेजी में एक बुनियादी फर्क है। सोनी का ध्यान आज भी ब्लॉकबस्टर एक्सक्लूसिव गेम्स और हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर पर है, जैसे कि डुअल सेंस कंट्रोलर। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का फोकस सर्विसेज और कहीं भी खेले वाले इकोसिस्टम पर है, जिसके सेंटर में Xbox गेम पास और क्लाउड गेमिंग है। और अभी के सेल्स के आंकड़े क्या कहते हैं? ये चार्ट एक छोटी सी झलक देता है। PS5 लगभग 7.5 करोड़ यूनिट के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि Xbox सीरीज X/S की लगभग 3 करोड़ यूनिट्स बिकी हैं। तो हार्डवेयर में प्लेस्टेशन अभी भी आगे है, लेकिन असली जंग अब शायद कहीं और लड़ी जा रही है। तो भविष्य में क्या होने वाला है? हम इस पूरे विश्लेषण को कंसोल वॉर की परिभाषा पर ही एक सवाल उठाकर खत्म करते हैं। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ कंसोल पर फोकस नहीं कर रहा, वो मल्टी प्लेटफॉर्म और क्लाउड आधारित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो गेमिंग की इस दुश्मनी का अब क्या होगा? लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो बस अपना रूप बदल रही है। एक असफल सौदे से शुरू होकर एक अरबों डॉलर की दुश्मनी तक, क्योंकि हर कंसोल के पीछे एक कहानी होती है जो शायद किसी ने कभी नहीं सुनी होगी।